देश को जवाब दो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। 2 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है। कहा यह गया कि देश की आजादी के बाद इतना बड़ा किसान आंदोलन कभी नहीं हुआ, लेकिन किसानों के मुद्दों को लेकर शुरू हुआ और बिल को खासतौर से चर्चा के केंद्र में लेकर वो तमाम सारे किसानों के मुद्दे भी सामने आए जो कि लगातार कहना चाहिए कि हाशिए पर रहते थे। वो इस आंदोलन के जरिए स्टैब्लिश हुए, इस पर कहीं दो राय नहीं। लेकिन अब किसान आंदोलन कहां खड़ा है, किस चौराहे पर है और उसमें कौन से राजनीतिक दांवपेच सामने आ रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। पहले आज इस पर नजर डालेंगे कि आखिर किस जगह पे है ये किसान आंदोलन, फिर आगे बढ़ेंगे। काला कानून जो सरकार ने पेश किया है कृषि का, ये किसानों के खिलाफ है और ये हम नहीं बल्कि किसान खुद सरकार को कई बार कह चुके हैं, लेकिन सरकार जो है मानने को तैयार नहीं है। किसान अगर कह रहे हैं, इतने लंबे समय तक आंदोलन कर रहे हैं, तो उनकी बात तो सुननी चाहिए, कानून को वापस लेना पड़ेगा। मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं। 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। ये जो आपका सामान, आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि बैकफुट पे जाने अगर सरकार पीछे हटती है तो कोई कमजोरी नहीं झलकेगी, बल्कि उनके नेतृत्व को और बढ़ाया जाएगा। मेरा ये मानना है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बयान दिया है कि वो लोकतंत्र के साथ खड़े हैं और किसान के साथ खड़े हैं। पूरे देश की कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है। आंदोलनकारी यदि लाल किले में घुस गए, कमाल कर रहे हैं भाई साहब। लाल किला आपके बीजेपी वालों की कोई बकोती है क्या? लाल किला हिंदुस्तान की जनता की धरोहर है। ये पूंजीपतियों के हाथ में, पूंजीपतियों के पक्ष में 4 कानून बनाने के लिए और उनको कुछ फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस हद तक आ गई है। क्या मजबूरी है कि अब किसानों को गद्दार कह रही है, सरदारों को गद्दार कह रही है? हम ये सहन नहीं करेंगे। अनिश्चितता का एक माहौल या अनिश्चितता का एक सवाल जरूर सामने खड़ा है पूरे किसान आंदोलन की। आगे अब क्या? क्योंकि बहुत कुछ जो पीछे का हफ्ता रहा है उस पर देखा, लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा आंदोलन में। और यही सवाल बार बार सामने आ रहा है कि जो तमाम मुद्दे लेकर चला ये आंदोलन, क्या खत्म हो गया या ये आंदोलन अभी चलेगा और इसमें कुछ और गति आएगी? ये तमाम सारे सवाल हैं। लेकिन एक बात जो लगता था कि सरकार के कोने से या सरकार के क्वार्टर से आनी चाहिए थी, वो आई। उस पर भी एक नजर, उसके बाद मेहमानों से हम आपका तारुफ कराएंगे। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। यानी दोनों बातें हैं इसमें बहुत साफ सी। यानी 1.5 साल तक उसको स्थगित रखा जा सकता है, वो उस पर स्टैंड अभी भी है। और एक बात यह कि एक फोन कॉल की दूरी पर सरकार सामने मौजूद है। तो क्या यह गतिरोध अब टूट सकता है? जो तमाम सड़कों पे जो पत्थर, डंडे, खून दिख रहा है, वो आंदोलन की सही राह तो नहीं? इस पे तो कोई इस पे दो राय है ही नहीं। लेकिन अब सवाल यह है कि भटकी हुई चीज कहीं वापस रास्ते पे लाई जाए और किसान जहां पे मौजूद थे, जिस बात को कह रहे थे, उसको एड्रेस किया जाए। ये क्या जरूरत है? और इसी पे आज बातचीत है हमारी। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनसे हम आपका तारुफ कराते हैं। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अवनिजेश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच अवनिजेश जी। विजय सरदाना जी कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं,
थैंक यू सो मच विजय जी। और पुष्पेंद्र सिंह किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आरपी सिंह हमारे साथ कुछ देर बाद जुड़ेंगे, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले राजकुमार भाटी जी, मैं आपसे पास आता हूं कांग्रेस के बाद। इसके बाद एक बहुत अच्छी बात जिसको कि मैंने आखिर में आपने प्रधानमंत्री ने कहा कि एक फोन कॉल की दूरी और वो प्रस्ताव की अगर 1.5 साल तक स्थगित किया जाए और बातचीत का दौर रखा जाए, बातचीत होती रहे और उसमें से जो तमाम सारी विसंगतियां नजर आ रही हैं बिल में या तमाम सारे जो लॉज हैं, सब लॉज हैं, क्लॉजेज हैं एक्चुअली, उनको उन पे 1 by 1 डिस्कस कर लिया जाए। ये बात जो पहले की हुई थी इस पे लौटा जाए या नहीं, अब राजनीति ही होनी है क्योंकि तमाम राजनीतिक खेमे खुल चुके हैं। भाटी जी। देख, एक तो प्रतीक जी आज शांति के पुजारी, अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का शहीदी दिवस है 30 जनवरी। मैं उनको सबसे पहले प्रणाम करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं माननीय मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूं कि माननीय मोदी जी कुछ गांधी जी से भी शिक्षा ले लें और कृपया अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी के लोगों को ये समझा दें कि वो गॉडसे के रास्ते पर न चलें। ये जो भारतीय जनता पार्टी के किराए के गुंडे जाके किसानों के ऊपर पथराव कर रहे हैं और गोली मारो, इनको गोली मारो, डंडे बजाओ के नारे लगा रहे हैं उनके पास जाके, ये इस देश में बहुत खराब परंपरा की आप शुरुआत कर रहे हैं। अगर ये परंपराएं शुरू हो जाएंगी तो देश हमारा वो सुंदर और महान देश नहीं रह पाएगा जिस पर हम गर्व करते हैं। इस देश में संवैधानिक दायरे में रह के शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके पर चल के आंदोलन करके बड़े बड़ी मांगें पूरी हुई हैं, बड़ी बड़ी सरकारें बदली हैं, बड़े बड़े सिंहासन हिल गए हैं। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ पूरे देश ने शांतिपूर्वक गांधीवादी रास्ते से लड़ाई लड़के जीती है। तो आप इतनी जल्दी होपलेस क्यों हो गए माननीय मोदी जी? आप इतनी जल्दी संतुलन क्यों खो बैठे कि आपके विधायक जाके वहां गाली गलौज कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, गृह मंत्री को पत्र लिख रहे हैं कि गृह मंत्री जी इन पर गोली चलाने का आदेश दीजिए पुलिस को और इन लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे चला के इन्हें फांसी पर लटकाइए, किसान नेताओं को। इतना बड़ा गुनाह हो गया अपनी आवाज उठाना इस देश में। आप इस देश को किस रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं? और जो आपने कहा अभी प्रतीक जी के, माननीय मोदी जी ने कहा कि कृषि मंत्री जी एक कॉल की दूरी पर हैं। देश के प्रधानमंत्री व कृषि मंत्री को सब जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके प्रतिनिधि हैं, आपके भेजे, आप उन्हें जो संदेश देकर भेजेंगे वो उस तरह की बात करेंगे आगे जाके। तो आप क्या इन विधायकों को ये कह के भेज रहे हैं कि गुंडों को लेकर जाएं और किसानों के ऊपर लाठी बरसाएं, पत्थर बरसाएं, उन्हें बेइज्जत करें, उन्हें अपमानित करें? कृपया इस देश में लोकतंत्र के लिए स्पेस बचा रहने दीजिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, पार्टियां अदलती बदलती रहती हैं, और किसी पार्टी ने तो और किसी सरकारों ने तो कभी नहीं कहा अपने विरोध में आवाज उठाने वालों को देशद्रोही कभी नहीं बताया, गद्दार कभी नहीं बताया, अपराधी कभी नहीं बताया, उन्हें गोली मारने की बात कभी नहीं कही। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस सत्ता में इतने मद में चूर क्यों हो गए हैं कि जो इनके खिलाफ बोलता है ये गोली मारो के नारे लगाते हैं और सरकार उन्हें संरक्षण देती है? पुलिस की मौजूदगी में, प्रतीक जी ये बहुत शर्म की बात है, पुलिस की मौजूदगी में गुंडे किसानों पर पथराव कर रहे हैं और पुलिस खड़ी देख रही है, पुलिस उन्हें रोक नहीं रही। किस दिशा में इस देश को लेकर जाना चाहते हैं? कहां इस लोकतंत्र को लेकर जाना चाहते हैं? राजकुमार भाटी जी, मैंने सोचा था, राजकुमार भाटी जी, मैंने सोचा था कि बात आगे बढ़ेगी, लेकिन लगता है कि बात आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि राजनीतिक गलियारे में तो उलझती है चीजें बहुत साफ। हालांकि रास्ता भी वहीं से, हल भी वहीं से निकलता है और निकलना चाहिए वहीं से हल, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि पूरी बातचीत आपको जो मैंने बोला, आप बोले इतनी देर, मुझे लगता नहीं कि इसमें से बहुत सारी चीजें इतनी जल्दी हल होती हुई नजर रहेंगी। केवल 2 वाक्य बोलने की इजाजत मुझे और दें प्रतीक जी, केवल 2 वाक्य बोलने की इजाजत दें। शुरू से किसान कह रहे हैं कि ये बिल वापसी चाहिए, हमें इनमें कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए। सरकार बार बार कह रही है हम वापस नहीं लेंगे, अमेंडमेंट करेंगे। इसमें बाकी राजनीतिक दलों का तो कोई रोल बचता ही नहीं। आप या तो किसानों को समझा लें और किसान राजी हो जाएं, और अगर किसानों को पिटने के लिए हम अकेला तो नहीं छोड़ सकते, फिर हमारी राजनीति पे थू है अगर हम किसानों को इस तरह पिटने के लिए छोड़ दें। इसमें चाहे हमें किसी की गाली खानी पड़े, चाहे आरोप लगें, हम देश के किसानों को ऐसे पिटने के लिए नहीं छोड़ सकते। आरपी सिंह साहब, मैंने तो यही सवाल रखा था कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए और आगे कैसे रास्ता खोजा जाए। और आगे जब बात सामने आई, आज प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है सरकार और बातचीत के लिए हम तैयार हैं, और वो भी हो सकता है मिलने के भी की बात उन्होंने कही, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि जिस तरह से बातचीत अभी विपक्षी क्वार्टर से आ रही है, लगता नहीं कि इस पर कुछ बात बनती हुई नजर आएगी। आरपी सिंह साहब, क्योंकि वो सीधे इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी के गुंडे
वो कहते हैं कि बीजेपी के विधायक है, वो कहते हैं विधायक प्रधानमंत्री को लिखते हैं कि गोली चलाने का ऑर्डर दे। तो ये बात तो सुलझती नजर नहीं आती। प्रतीक, मेरा ना परिचय नहीं है। राजकुमार भाटी जी किसान नेता हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और किसान भी हैं, उस पृष्ठभूमि से आते हैं। जी जी, तो मैं भी उस पृष्ठभूमि से मैं भी आता हूं, परंतु जरा याद करें किस प्रकार से जो राम मंदिर के लिए गए थे उन पर सीधा सीधा गोलियां दाग दी थी और कहा था हाँ हमने दागी हैं, क्या हो गया, हम मारेंगे। मार दिए थे राम भक्त इन्होंने तो। और यहाँ तो सरकार किसानों के मुद्दे पे बात की, गोलियां आपने भी राजस्थान में 78 गुर्जरों को आपने गोलियों से भून दिया था। आपकी सरकार ने राजस्थान में 78 गुर्जरों को आपने गोलियों से भून दिया था, निर्दोष गुर्जरों को। मुद्दे पे बात कीजिए, जो आज का मुद्दा है किसान के ऊपर बात कीजिए। गुमराह मत करिए देश को, बरगलाइए मत, विषय से मत भटकिए। बिल्कुल, आरपी सिंह साहब बोलेंगे। प्रदीप, आपने एंकर का पद छोड़ दिया क्या? कोई नया एंकर आ गया आपकी जगह? अभी इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ा है और उम्मीद अच्छा, मुझे लगा शायद छोड़ दिया शायद। नहीं, छोड़ा तो नहीं है। हाँ, या तो इन्हें आलतू फालतू बोलने दें, कुछ भी बोलने दें, इन्हें टोके नहीं करते। चलो बोलिए, आप जो बोलना है बोलिए। बोलिए सिंह साहब। आपने धूर्तापूर्वक धूर्तापूर्वक अपना भाषण दिया। मैंने एक शब्द नहीं बोला आपको टोका नहीं बीच में, आपने धूर्तापूर्वक बिल्कुल। और आपको एक पहला शीशा दिखाया तो आप तो तड़प उठे दोस्त, अच्छी बात नहीं है। मैं भी आपको 10 भद्दी गालियां निकाल सकता था, 10 चीजें आपको टोक सकता था। प्रतीक जी से बात करें, प्रतीक जी एंकर हैं, आप प्रतीक जी से बात करें। प्रतीक जी, इनको मैं टोक सकता था, इस धूर्त व्यक्ति को मैं टोक सकता था, बीच में टोका नहीं। अच्छा नहीं लगता टोकना, क्योंकि अच्छी बात नहीं। बदतमीजी नहीं आरपी सिंह, बदतमीजी नहीं आरपी सिंह, बदतमीजी नहीं। आपने बदतमीजी मैंने अपनी बात रखी, मैंने एक बात सच रखी है। मैंने आपकी बात मैंने कोई अपशब्द नहीं बोला आपके आपको। बिल्कुल, आप मैंने आपके लिए कोई अपशब्द नहीं बोला। आप किसानों के हक में नहीं है, आप जानकर शरारत कर रहे हैं। ये बदतमीजी का हक आपको। राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आप वो है जो बाबरी मस्जिद के पक्ष में खड़े होकर आपने निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई थी। सुनो आप, इसलिए आप बात करने का राम भक्तों पर गोली चली थी, इसलिए आप किसानों को मरवाएंगे? आपने इसलिए आपको किसानों को मरवाने का अधिकार मिल जाता है। और जो आप कह रहे हैं मैंने झूठ बोला है, मेरे पास सबूत है, आपके विधायक ने पत्र लिखा है। भाटी जी, जब हमने यहाँ पर न्यूक्लियर बम किया था तो आपके नेता ने कहा था कि आपको पाकिस्तान को पैसे देने पड़ेंगे। आपके नेता ने कहा था आपको पाकिस्तान को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पे न्यूक्लियर बम फोड़ दिया, अब उसको आपको मुआवजा देना चाहिए। मैं आपकी अगर पोल पट्टी खोल दूं आपकी पार्टी की, आपकी पार्टी के नेता तो है, आपकी पार्टी के नेता तो है जो टूटियां चोरी करके सरकारी मकानों की किसान आंदोलन की अनिश्चितता बदतमीजी किए जा रहे हैं। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। मैं मुद्दे पे सरकारी मकानों की मुद्दे पे अनिश्चितता के एक दौर पे खड़ा है। आगे क्या है, फ्यूचर क्या है, हम कहां जाएं, बातचीत तो इस पर हो रही है। फ्यूचर वापस बातचीत ही है और कोई रास्ता नहीं है। मैंने कल ट्वीट भी डाला और कहा कि रास्ता बातचीत से निकलेगा, जब भी निकलेगा रास्ता बातचीत से निकलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, जत्थेदार अकाल तख्त साहब ने भी यही कहा। उन्होंने भी एक अपना सोशल मीडिया पर उनका मैसेज है, जत्थेदार अकाल तख्त साहब की बहुत सब लोग आदर करते हैं, उनकी बात का हम लोग हुक्म मानते हैं। और जितने यहाँ पे जत्थेबंदियां जो किसान जत्थेबंदियां बैठी हैं, उनके लिए भी उन्होंने कहा कि आप कृपा कर बातचीत से ही रास्ता निकालें, और जरूरत पड़े तो एक कदम सरकार पीछे जाए, एक कदम किसान पीछे हटे और रास्ता निकालकर किसानों को घर वापस आने चाहिए। ये उन्होंने निवेदन किया जत्थेदार अकाल तख्त साहब ने, जो कि हमारे लिए उस प्रकार से है जिस प्रकार से पोप है दुनिया में, जहाँ कोई और धर्म गुरु होता है उनकी मान मर्यादा वैसे है। और वही रास्ता आज प्रधानमंत्री जी निवेदन करें कि हम फोन कॉल पे अवेलेबल हैं, हमने आपके सामने एक प्रस्ताव रखा है, आप उस प्रस्ताव पर अपना एक्शन जो भी आप आइए बातचीत करिए, उस पर एक्शन दीजिए, आप करिए ना जी, हम कब मना करें बातचीत करने का, रास्ता तो भी खोला है। जो 26 जनवरी को वो अपनी जगह है, उस पर जो सरकारी जो पुलिस ने जो कार्रवाई करनी, तंत्र ने जो कार्रवाई करनी है, जो चिंता करनी है वो करेगा, जो तंत्र ने करनी है। परंतु उसके बावजूद भी हम बातचीत करने को तैयार हैं। हम तो बिल्कुल खुले, अभी भी कह रहा हूं, मैं तो अभी भी यहाँ किसान नेता मेरे बैठे हैं दोस्त, मैं उनसे निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन और विनती कर रहा हूँ कि अभी भी रास्ता अंतगतवा रास्ता बातचीत से निकलेगा, और कोई रास्ता है नहीं। जो वो हुआ उसकी कार्रवाई अपनी जगह है, परंतु आप बातचीत करिए। और हाँ, जहां तक किसानों पर कोई झगड़ा हो रहा होगा, लोग तंग होंगे तो लोग अपनी जगह करेंगे। जैसे आपको अधिकार है कि वहां पर आप शरारत कर सकते हैं,
तो किसान बाकी लोग भी वापस आपको जवाब दे सकते हैं, वो अपनी जगह है। उसका हम घोर निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। जिसने भी जो किया वो गलत किया। वापस से अगर किसी पुलिस वाले पर कोई कृपान चलाई वो भी गलत, किसी ने पथराव किया या वहां पे उद्दंड किया वो भी गलत। हाँ, ये कहना कि पुलिस वालों के रहते वो कैसे आगे, कृपा कर ये भी ध्यान रखिएगा 394 पुलिस वालों को मार लगी है, चोट लगी है, उसमें 26 पुलिस वाले सीरियस हैं, घायल हैं, उनके बारे में एक शब्द नहीं निकलेगा। और उनमें से किसी एक ने भी कोई गोली नहीं जी, लठ नहीं चलाया था। जब उनके ऊपर ट्रैक्टर चलाए जा रहे थे, उनको लाल किले से खाई में गिरा जा रहा था, क्योंकि ये था कि अपने ही लोग हैं, समेटना है। ये कहा गया मार क्यों नहीं दिया, टकैत साहब ने कहा गोली क्यों नहीं मार दी। भाई अपने आदमी को थोड़ा गोली मारेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से आया थोड़ा जिसमें गोली मार देंगे। बाहर का होता तो जवाब दे देते, अपने आदमी को थोड़ा। अपने आदमी से तो फिर भी सद्भाव से बात करनी है। उसमें जो शरारती होंगे उनको पकड़ा जाएगा, उनकी चिंता की जाएगी, किसान नेताओं से बातचीत की जाएगी। और किसान नेताओं में जिन्होंने कुछ उसके पीछे कुछ थपकी लगाई होगी, उनको थपकी दी होगी, उनकी भी चिंता करेगी सरकार, उनकी भी चिंता करेगी जो पुलिस होगी। जी, मैं कांग्रेस की तरफ, जी ऑफ कोर्स मैं कांग्रेस की तरफ रुख करता हूं। मैं बात सारी सुन रहा हूं, बस बात समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर रास्ता निकलेगा या नहीं। लेकिन जब डॉक्टर उपाध्याय, जब मैं आपके जयपुर का, जब राजस्थान सरकार के मंत्री की वो बाइट सुन रहा था, तो उन्होंने कोट किया और कहा कि राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं वो ये कह रहे हैं और 1 इंच भी पीछे हटने की बात नहीं है और ना 1 इंच हटेंगे, और लाल किला किसी की बपौती नहीं, ऐसा शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो घटना हुई 26 तारीख की, मेरा शो 26 तारीख से नहीं हुआ है, शो इस हफ्ते का ये आखिरी शो हो रहा है, क्योंकि उस दरमियान में मैं नहीं रहा। लेकिन वो जो घटना हुई है वो अपने आप में सोचने और समझने के लिए पर्याप्त है। उससे आगे ना तो कुछ बोला जा सकता है और ना कहा जा सकता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जब आप ये कहते हैं, ये तो जड़ता हुई ना कि आप कह रहे हैं 1 इंच भी नहीं हटना है, और मैं कह रहा हूं कि नहीं, बातचीत का कोई रास्ता, सरकार कहती है कि फोन कॉल की दूरी पर है। तो ये कैसे रास्ता हल होगा, कैसे निकालेंगे? आप ये बार बार कहें कि रद्द कर दीजिए, रद्द कर दीजिए, तो आप 2 महीने पहले जहां खड़े थे वैसे 2 महीने बाद भी खड़े हैं। कैसे रास्ता निकालेंगे डॉक्टर उपाध्याय? प्रतीक जी, पहली बात तो लाल किला के स्वाभिमान पर जिन लोगों ने ये घिनौना काम किया है उससे पूरी कांग्रेस पार्टी क्षुब्ध है, पूरी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और सरकार से मांग करती है। देखिए उपाध्याय जी बहुत साफ सी बात है। उपाध्याय जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला और मैं आपको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। आपके बीच में बोलने की कोई वो नहीं है। बस मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, और ये बात सारे के ऊपर, भाटी जी के ऊपर भी है और सारे लोग जो पैनल में बैठे हैं। आप अगर किसी आंदोलन को लेकर चलते हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये भी होती है आपको कि आंदोलन को लीड करना चाहिए। ये इस आंदोलन की एक खूबी भी है कि इसका कोई नेता नहीं है, और यही इसकी सबसे बड़ी कमी भी है। किससे एड्रेस करेंगे, कौन एड्रेस करेगा, किससे बात करें? और ये जो घटना हुई, ऑफकोर्स उपाध्याय जी मैं आपको दे रहा हूं, मैं आप ही के चांस है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आप ये कह के दीजिए बहुत दुखद है, ये बहुत 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 निंदनीय है। लेकिन हुई तो घटना, और 26 तारीख को हुई, इससे शर्मसार करने वाली बात क्या होगी? जी डॉक्टर उपाध्याय। प्रतीक भाई अब मुझे थोड़ा सुनने देंगे? बिल्कुल, ऑफकोर्स प्रतीक भाई, यही तो सबसे दुखद पहलू है कि इतनी बड़ी घटना होती है, अभी तक वो जो घटना करने वाला खुलेआम वायरल वीडियो कर रहा है उसको एक शब्द कहीं अभी तक पकड़ा नहीं जाता है। किसका फेल्योर है, किसकी नाकामी है और किसके लोग थे, ये अपने आप में एक प्रश्न है। और ये साजिश करने वाला कौन था? क्योंकि किसान तो 9 रूट पर था, किसान नेता 9 रूट पर, कहीं एक घटना नहीं होती है और 9 रूट पर वो सारे नेता अपने अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है और सरकार ही तो इसको जांच करेगी। लेकिन सरकार जब इस जांच के बदले इन किसान नेताओं पर केस करने में तुली हुई है, अपने पुलिस के बल पर प्रहार करने पर तुली हुई है, तो देश क्या करे, आप और हम क्या करें? आप तो प्रश्न कर रहे हैं। जहां तक बात आपने बातचीत की है, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी ने आज जो बातचीत का न्योता दिया है और बातचीत के साथ साथ जो अहंकार की भाषा उन्होंने पेश की है कि हम वहीं खड़े हैं जहां कृषि मंत्री जी ने बात की थी। अरे भैया, जब वहीं खड़े हैं तो कृषि मंत्री जी के समय से तो वही हो रहा है, डराओ, धमकाओ, भगाओ, थकाओ, वो खत्म हो चुकी है बात। यदि प्रधानमंत्री जी ईमानदारी से चाहते हैं कि बातचीत के साथ ये रास्ता निकले, नहीं उपाध्याय जी, एक कॉल की आप बहुत जिम्मेदार पार्टी से हैं। आप देखिए आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। 10 सेकंड सुन लीजिए। आपको मैं आपको 20 सेकंड दे दूंगा। मैं आपको 20 सेकंड दे दूंगा, मैं 20 सेकंड दे दूंगा आपको, लेकिन मैं आपसे बहुत अपेक्षाएं रखता हूं। आप ये सिर्फ कहें, कहां अहंकार झलक रहा है मुझे बताइए।
कहाँ अहंकार है? किस जगह पे अहंकार है? मुझे बताइए ना, समझाइए ना अहंकार। आप सुनिए, एकदम बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक कॉल की दूरी पर हूं, वो दूरी मिटा दीजिए, उठाइए कॉल और फोन कर दीजिए उन किसान नेताओं को। अरे किससे कर दीजिए और किसे बोल दीजिए? फोन करेंगे, कहाँ कहें, किससे कहें? उठाएंगे वो फोन? इतना दिल बड़ा है उनका। आप जब कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछूं सवाल, मैं आपसे ये सवाल पूछूं, मैं आपसे सवाल ये पूछना आरपी सिंह को चाहिए, मैं आपसे सवाल पूछूं। आप ये कहते हैं, सुनिए बात करेंगे प्रधानमंत्री उपाध्याय जी, आप ये कहते हैं 1 इंच भी ना हटना, 1 इंच भी ना हटना, तो किससे पूछे बताइए उपाध्याय जी, किससे पूछे बताइए? अच्छा प्रधानमंत्री जी क्या आधा इंच भी हटने को तैयार हैं? अब मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, चूंकि आपका ये कार्यक्रम है देश को जवाब दो, मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, वो जवाब दें। यदि उनके अंदर ईमानदारी है, अहंकार नहीं है, तो 168 लोगों की जानें गई हैं। इस आंदोलन के कारण देश का पहला आंदोलन होगा जिसमें आंदोलनकर्ता 180 लोग के लगभग 78 से 80 लोग चले गए। उनके लिए क्या एक सांत्वना का शब्द प्रधानमंत्री का नहीं बनता है? देश का मुखिया होने के नाते उस परिवार को क्या क्षमा उस परिवार से नहीं मांगी जानी चाहिए? दूसरा प्रश्न, यदि आप बातचीत करना चाहते हैं मैं आपको रद्द कीजिए और सांसद सिंह साहब आपको 5 मिनट दे दूंगी। अवस्थी जी का नाम ले लिया मैंने, आपको 10 सेकंड सिंह साहब, 10 सेकंड देना अवस्थी जी, 10 सेकंड दीजिए सर, आपको 10 सेकंड आपको दिए। और तीसरी बात, ये जितने गुंडागर्दी हो रहा है, उपद्रवी दंगाई जो काम कर रहे हैं, पत्थरबाजी इन आंदोलनकारियों पर कर रहे हैं, उस पर इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए। और फेलियर है गृह मंत्रालय, गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। और चौथी अंतिम बात, जो यहां पे प्रधानमंत्री तो बातचीत की भाषा करते हैं, इनके मंत्री, इनके संतरी, अभी प्रवक्ता देखिएगा थोड़ी देर में, हालांकि आरपी सिंह अच्छे प्रवक्ता है, फिर भी कैसी भाषा का, निर्लजता का लोग यहां पे व्यवहार करेगा किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। ये भाषा भी बंद हो, तब तो बातचीत का माहौल बनेगा। सिंह साहब 10 सेकंड, 10 सेकंड सिंह साहब 10 सेकंड देना प्रोफेसर अवस्थी, 10 सेकंड। मैं बोलूं क्या 1 मिनट के लिए? सर 10 सेकंड कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। प्रतीक, इनको जरा विपिन बोरा का वो ट्वीट पढ़ा देना कृपा करके, इनका असम का अध्यक्ष है, और मेरा आज का ट्वीट पढ़ा देना, जो घटना हुई उस पर मेरा ट्वीट पढ़ा देना, समझ लग जाएगी मैंने किस प्रकार से निंदा करी। वो ट्वीट मैं अभी आपको भेजूं, इनको पढ़ा देना यहाँ से। असल में दिक्कत ये है कि इनके नेता शह देते हैं, शरारत करते हैं। मैं क्या आपके शो पे थे जब लास्ट टाइम वीएम सिंह थे आपके शो पे, जब मैंने कहा उनको हम बातचीत कहा ना कि आप अच्छे आदमी हैं, आप अपने कृषि मंत्री का जरा ट्वीट पढ़ लीजिए, प्रकाश जावड़ेकर का ट्वीट पढ़ लीजिए, आप संदीप पात्रा का ट्वीट पढ़ लीजिए, आप अपने बाकी कार्यकर्ताओं का ट्वीट पढ़ लीजिए, और जो आपके एमएलए लाठियां लेकर घूम रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, जरा इनका भी ट्वीट एक बार देख लीजिए, इनके व्यवहार तब तो बनेंगे। ये दोहरा चरित्र आप लोग छोड़ दीजिए, चाल चेहरा और चरित्र जो है ईमानदारी से जो देश के लिए अविनिजेश अवस्थी जी, अविनिजेश अवस्थी जी पूछ रहे हैं आप आंदोलनकारियों, आप सब अविनिजेश अवस्थी जी सवाल पूछेंगे जी। अविनिजेश अवस्थी जी देश को जवाब दो में अविनिजेश अवस्थी जी बातचीत होगी। राइट, मैं आ रहा हूँ सिंह साहब, आ रहा हूँ जी। प्रतीक जी, मैं किसी के बीच में बोलता भी नहीं हूँ और अपेक्षा भी ये करता हूँ कि ये बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं राजकुमार भाटी जी के बारे में व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के बारे में बोलूंगा तो उनको ये ना लगे कि मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी कोई आलोचना कर रहा हूं। मुझे कुछ टाइम दीजिए, क्योंकि अब अभी भी अगर आप इसको किसान आंदोलन कहते हैं तो मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि तलवार लेकर के, भाले लेकर के, सार्वजनिक रूप से आवाहन करके कि लाठी, गोला, पत्थर लेकर के चल रहा है वहां पर, ये सबने देखा है, सबने सुना है। इसके बावजूद अगर आप किसान आंदोलन इसे कहते हैं तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि किसान आंदोलन नहीं। जहां तक हिंसा की बात है, मैं इस देश की स्वाधीनता के बाद की बता रहा हूं। 1984 में 3 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर 3500 सिखों को चुन चुन करके घर से बाहर निकाल करके टायर डाल करके जलाया गया। भाटी साहब, आपको बताऊं मैं, अभी तो 394 पुलिस वाले घायल हुए, और वो कह रहे हैं आत्मरक्षा में, आत्मरक्षा कर रहा था तलवार चलाने वाला। ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि आत्मरक्षा में तलवार लेकर के वो आत्मरक्षा में आया था, वहां पर तलवार लेकर के आया था आंदोलन में। 1966 में संसद के बाहर साधुओं पर गोली चलाई गई, सैकड़ों साधु मारे गए। और उनका साथ देते हैं आप।
यूपी को ये 7 पसंद है, और 7 पसंद कैसा आया यूपी को आपको मालूम है? अरे लोहियावादी कहते हो तो जरा लोहिया जी के 2-4 शब्द पढ़ लो। क्या विचार थे उनके नेहरू जी के बारे में? क्या विचार थे उनके कांग्रेस पार्टी के बारे में? प्रोफेसर या फिर लोहियावादी कहना बंद कर दो अपने आप को, लोहियावादी कहना बंद कर दो अपने आप को। प्रोफेसर पहली बात। अवस्थी हो ये रहा है, बड़ी साफ सी बात है। अब किसान आंदोलन की बात कर ले। अब किसान हो ये सर मैं आपको एक पॉइंट पे रोकना चाहूंगा। प्रतीक जी मुझे 10 सेकंड दीजिए। सरकार ने उसमें से 2 प्रावधान वापस लिए, कह रहे हैं कि सरकार तो जहां की तहां खड़ी है। पराली जलाने पे अभी दिल्ली में प्रदूषण होगा, फिर ये कहेंगे, मांग करेंगे कि जो पराली जला रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बिजली का वापस ले लिया, यहां तक कि एमएसपी पर लिखित गारंटी, यहां तक कि 1.5 साल तक कह दिया कि ये कानून जो है अबेंस में रहेंगे। अगर ये किसान नेता 1.5 साल में ये साबित नहीं कर पाते देश की जनता के सामने कि इसलिए ये काला कानून है, बिंदुवार समझाओ हमें कौन से पक्ष से तुम्हें आपत्ति है, नहीं वापस ले लो। और जब भी किसी किसान नेता से, सो कॉल्ड किसान नेता से, उनके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, किसान नहीं है। 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। आप 178 शहीद बता रहे हैं, 3.5 लाख किसान शहीद हुए हैं। पिछले कितने सालों में हुए और क्यों हुए? क्या किया कांग्रेस सरकार ने? बताए ना आज कि आत्महत्या रोकने के लिए हमने ये किया। जिन किसानों के ऋण माफी के नाम पर ऋण माफी किए गए, वो बड़े सारे किसानों जो गमले में गोभी उगाते हैं, जो कहते हैं अपने पार्लियामेंट की नामांकन में कहते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए हमारी किसानों से खेती से आए हैं, उनके लोन माफ किए गए। किसके लोन माफ किए गए? हो जाए ना श्वेत पत्र आज सामने आ जाए, व्हाइट पेपर आए ना सामने, किस किस के लोन माफ हुए और क्या क्या 10 सालों में हुआ है। ये होगा नहीं। मैं आपको साफ बात बता रहा हूं, ये आंदोलन नहीं, आंदोलन में कुछ लोग खालिस्तानी घुस गए तो कहते हैं आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आज जब वो सामने साबित हो गया, आप अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ दिए हैं। जरा किसी साइकिल सामने हो गया ना, उस दिन कौन सा किसान नेता, कौन सा किसान नेता था वहां पर? कोई भी नहीं था। एक ही योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि हमें किसानों को पसंद नहीं। प्रतीक जी 10 सेकंड और। अगर मैं कहता हूं कि मैं तो मरना चाहता हूं, मैं हेलमेट लगा के नहीं चलूंगा। मेरी सुरक्षा के लिए कह रहे हैं ना हेलमेट लगाना, मेरी सुरक्षा के लिए कह रहे हैं बेल्ट लगाना। मेरे को नहीं सुरक्षा चाहिए, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, तो कानून बंद हो जाएगा क्या? शब्द भाषा का प्रयोग कर रहा हो, उसे इतनी समझ ही नहीं है। कौन बोल रही है? प्रोफेसर साहब जरा एक बार फिर से पढ़िए कानून पढ़ लीजिए, कानून पढ़ लीजिए, कानून पढ़ लीजिए महाराज, आप कानून पढ़ लीजिए। प्रोफेसर साहब जरा एक 8 पेज वाला पहला वाला ही पढ़ लीजिए। कहीं किसानों की चर्चा नहीं है, व्यापारियों की है और व्यापारियों के दलाल, आप जैसे दलालों की चर्चा है। आप जैसे यही घोषणा पत्र, पहले घोषणा पत्र है, यही घोषणा पत्र है। और जिस दिन ये तीनों चीज पढ़ के आ जाओगे, मैं तुमसे खुली बहस करूंगा। की जरूरत अरे खुली बहस करूंगा। मैं तो बयान दिखा दूं राकेश टिकैत का भाषण। अरे वही मानसिक विकलांगता का शिकार आप लोग हो गए हैं। किसानों के लिए, किसानों के हित में जब बात हो तो आप पूंजीपतियों के हित की बात करते हैं। आप अडानी और अंबानी के दलाली करने में लग जाते हैं। यही आपको शिक्षा बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आप देते हैं। दुख लगता है सर, कीजिए कृषि मंत्री रहते हुए राजनीतिक विश्लेषक दिखवाइए और अजय जी राजनीतिक विश्लेषक के नाम किसानों को भरमाने का काम बंद कर। अजय जी एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत मर्यादा की जरूरत है। आपने एक शब्द बोला, आप जैसे दलालिया शब्द का इस्तेमाल न करें। अच्छा नेता, आप खुद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। प्रतीक जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री को चोर कहता हो, आज फिर कहता है चोरी करके सामान ले जाएंगे। वो दिमाग में चोरी बसी हुई है, वो बार-बार चोर बोलता है, चोर और दलाल। चीन के साथ बदनाम करते हैं, उसको खालिस्तानी पाकिस्तानी कहते हुए इनको सब नहीं आती। जनरल सेक्रेटरी अगर एमओयू करता है तो कितनी खतरनाक स्थिति है। समझते हैं कैसा देश की जनता समझ ले, अभी मालूम नहीं है, बोलेगा तो मालूम चलेगा और लोग भाग जाएंगे देश छोड़ करके। चीन के साथ एमओयू किया, ये आकर किसानों को खड़ा करना चाहते हैं। क्या किया ये तो बता दो। अंबानी की दलाली बंद कीजिए। चीन के साथ क्या समझौता? जरूरत चीन के साथ अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी, मैं कह रहा हूँ मर्यादा बहुत जरूरी है।
मर्यादा बहुत जरूरी है। दो किसान एक अर्थ किसान मर्यादा की सीमा ये लोग पराकाष्ठा राजीव पार कर गांधी गए हैं। फाउंडेशन के लिए किसानों को ये चीन बदनाम सरकार से जो करते पैसे हैं। लिए वो राइट मैं बहस को फिर वापस ला रहा हूं। दो पैनल में दो लोग हैं जो अभी नहीं बोले हैं। मैं ब्रेक के बाद उनसे आगाज करूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आता हूं। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। विजय सदाना जी कृषि विशेषज्ञ और पुष्पेन जी दो लोग ऐसे जिन्होंने पैनल पे नहीं बोला, लेकिन मैं रुक करना चाहूँगा पुष्पेन जी आपके पास। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तमाम सारे राजनीतिक खेमों की बात हो रही है, तमाम विपक्ष खड़ा हुआ है और सरकार अपनी तरफ से बात कर रही है, लेकिन जो एक अनिश्चितता का दौर है उसको खत्म होना चाहिए और बातचीत का रास्ता खुलना चाहिए। और वही ट्रैक है, वही एक रास्ता है जिस पे बातचीत हो सकती है। इसमें एक सुझाव ये भी था कि सरकार से कहा जा रहा है कि सरकार ये करे कि जहां पे राज्य सरकारों पे छोड़े, जहां पे वो लागू करना चाहें इस बिल को लागू करें। जहां नहीं हो सकता उसके लिए वो 1.5 साल तक वो बात है, वो एक ट्रैक भी खुला जा सकता है, उस पर भी बात हो सकती है। जी पुष्पेन जी। देखिए प्रतीक जी, बातचीत से किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन 26 तारीख की घटनाएं और उसके बाद जो घटनाएं इस देश में हुई हैं उसके ऊपर प्रकाश डालना भी बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ही गंभीर पत्रकार हैं और सारा देश आपको सुनता है। तेरी आंख का आंसू जन सैलाब लाएगा और किसान तेरे दिल का दर्द इनकलाब लाएगा। जिस प्रकार से इस देश में किसान जिसका एक बेटा सीमा पर खून बहा करके इस देश की रक्षा करता है उसको देशद्रोही करार देने का काम किया गया, जो एक दूसरा उसका बेटा खुद किसान जाकर के खेत में अन्न उगा करके सारे देश का पेट भरने का काम करता है, उसकी रसद पानी जो है बिजली और इंटरनेट तक यहाँ पर धरने प्रदर्शन में काट दिए जाते हैं। तो ये देश में क्या हो रहा है? नहीं तो ये बताइए ना, लाल किले में नहीं तो लाल नहीं, अगर आप ये बात कहेंगे तो फिर मुझे लाजमी है, फिर मैं तो पीछे की बात अगर आप करना चाहते तो मैं भी पूछ लेता हूं कि लाल किले में क्या हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? जी, ये घटना हुई या नहीं हुई? मैं आ रहा हूं उसी पे। और उसकी जिम्मेदारी उनके नेताओं पे नहीं होनी चाहिए जो आंदोलन को लीड कर रहे थे या वो लेके चल रहे थे किसान नेता? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं सारी बातें स्पष्ट कर दूंगा। जो सिख कौम अपनी कुर्बानी और सेवा के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है उसे खालिस्तानी बताया जा रहा है। जिस तिरंगे में लिपट के हमारा बेटा, किसान का बेटा शहीद होकर के आता है, हमें उसका अपमान करने का आरोपी बताया जा रहा है। अरे लाल किला है वो लाल किला भी हंसता होगा कि मेरे ऊपर तो तोप तलवारें लेकर बड़ी बड़ी सेनाएं आती थी और मेरे अंदर घुस नहीं पाता था कोई, और आज उसके गेट खोल दिए जाते हैं। एक व्यक्ति जाता है 1500 आदमी लेकर के झंडा राउंड कर देता है, उसके बाद सेल्फी लेता है, फेसबुक लाइव करता है, निकल लेता है, प्रोसेशन निकलता है। और किस दिन? 26 जनवरी के दिन, जिस दिन हाई अलर्ट है इस देश में। आपकी पुलिस कहां सो रही थी उस दिन? चाक चौबंद जो व्यवस्था होती है वो कहां चली गई? आपने स्वयं एक ट्रेंड बनाया हुआ है, चाहे वो जेएनयू की वो। अरे आप मुझे बोलने दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। एक मिनट सुन लीजिए। पुलिस पिट रही थी उस दिन, सो रही थी। 394 पुलिस वाले गायब हुए और कह रहे सो रही थी। चाहिए तुमको बीच में ना कोई व्यक्ति बीच में ना बोले, कृपया करके। आपने ये ट्रेंड बनाया हुआ है दूसरे के व्यक्ति बोल। नहीं, तुम ये कहोगे। अरे भैया सुन लीजिए, ये बिल्कुल आरपी सिंह जी आपकी बात को हमने तसल्ली से, आप अपनी बारी में जवाब दीजिए, आप अपनी बारी में जवाब दीजिए आरपी सिंह जी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, पुलिस सो नहीं रही थी, पुलिस सो नहीं रही थी। उसको ऊपर से आदेश था कि 1500 आतंकियों को जाने दिया जाए और पुलिस संयम दिखा रही थी। आप भाई प्रतीक जी ये क्या हो रहा है? मैं ऐसे बहस नहीं करता। संयम दिखाया है। देश की जनता इस आदमी को चुप कराइए जो कह रहा है कि पुलिस वालों के पिटने में कह रहा है कि पुलिस सो रही थी। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है आरपी सिंह? अच्छी तरीके से ये कौन बोल रहा है? अविनीश अवस्थी जी बोल रहे हैं। अविनीश अवस्थी जी बोल रहे हैं। इनको क्यों बुलाया जा रहा है? अविनीश जैन जी आपके बीच में किसी ने बोला है? पुलिस वालों को कह रहा है कि उसने अपनी ड्यूटी नहीं की। अविनीश जी आप शांति से बैठिए, आप शांति से बैठिए, पूरी बात सुनिए। बहुत होनी शांति। आप बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले।
आप आंदोलन के बीच में भी आप पुलिस सो रही थी। भाई ये क्या तरीका है भाई? मैं ऐसे बहस नहीं करता, पुलिस वालों के मैं ऐसे बहस नहीं करूंगा। अभिषेक जी सुन लीजिए, शांति से बैठिए। किसने अरे अविनेश जी इनका ऑडियो डाउन करिए। वहां पे सो रहे अविनेश जी आप ये सुनने को तैयार नहीं हूं मैं। आप शांति से बैठिए। हम अविनेश जी वालों के सुन लेते हैं, बात सुन लेते हैं। आप सुनिए, देख लो ये आदमी आप कह रहा है सुनिए। पुलिस वाला अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा था वहां पर। आप सुनना सुनिए, वो बेटा भी हमारा ही किसान का ही बेटा है। कर रही थी पुलिस। अरे भाई ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? अभिषेक जी, अभिषेक जी, अभिषेक जी, ये सुनने को बात सुनते हैं, बहुत गंभीरता से बात सुनने को तैयार नहीं हम कि जी, पुलिस जी। वहां पे सो रही थी। जी सुन लीजिए, पहले आपको सुनना इस होगा। तरीके से पुलिस सो नहीं रही थी, वहां पर पुलिस को आदेश दिया गया था कि ये 1,500 आदमी आ रहे हैं, इनको अंदर ध्यान दिया जाए। पुलिस सो रही थी। अरे भाई सुनिए, आपने कहा पुलिस सो रही थी। सुनिए, आपने कहा पुलिस सो रही थी। सुनिए। अरे भाई ये मेरे बीच में क्यों बोले? इनके बीच में क्या मैं बोला था? बोलिए 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 साहब, बोलिए। बीच में बोला था क्या? पुष्पेंद्र जी बोलिए। बीच का सवाल नहीं, मैं ये सुन कैसे सुनूं कि पुलिस सो रही थी वहां पर? ये बोलने नहीं देगा, ये व्यक्ति बोलने नहीं देगा, ये खड़ा है इसीलिए। पुलिस सो नहीं रही थी वहां पर। बिल्कुल बोलिए बोलिए पुष्पेंद्र जी बोलिए। एमएलए क्या कर रहा था? तुम्हारा एमएलए क्या कर रहा था? तुम्हारा एमएलए क्या कर रहा था? और पत्थरों का सामना कर रही थी। इसके बावजूद पुलिस ने ना लाठी चलाई ना गोली चलाई। शांति से बैठिए आप शांति से बैठिए। ये लाठी गोली नहीं चलेगी देश में। आप शांति से बैठिए। दूसरे के व्यक्ति के सुनिए अभिषेक जी, अभिषेक जी सुन लेते हैं, सुनने बोलिए पुष्पेंद्र जी बोलिए। प्रतीक जी आपके बीच में किसी ने बोलिए कि पुलिस वहां पे सो रही थी। बोलिए पुलिस को जिस तरह का आदेश आप देंगे वो उसको मानेगी। पुलिस सो नहीं रही थी, पुलिस को सोने का आदेश दिया गया था। पुष्पेंद्र जी अगर आपके पास आदमी जाकर के इनका बाइक डाउन करिए, ये बोलने नहीं देंगे मुझे क्योंकि अभिषेक जी प्लीज कूल डाउन। सो रही थी। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए ठीक है पुष्पेंद्र जी। अरे भैया सुन लीजिए, ये पूरा ट्रेंड आपने बनाया हुआ है। सीए के बाद जो घटनाएं हुई है दिल्ली में, आपके आदमी थे दंगा कराने में, देख लो जेएनयू में जो हिंसा हुई, आपके आदमी आपने भेजे थे। उसके बाद अरे शांति से हो जाइए, बैठ जाइए जरा, शांति से बैठ जाइए। इस आंदोलन में भी कल लोनी के विधायक को 500 आदमी लेकर के हथियारों के साथ आपने जो है आंदोलन को कुचलने के लिए, हिंसा कराने के लिए भेजा था। सिंगू बॉर्डर पे अपने आदमी भेज करके, सब फोटो वायरल है, वहां भेज दिया। एक सिद्धू को जिसके फोटो प्रधानमंत्री गृह मंत्री के साथ वायरल है, आपके एक सांसद के साथ वायरल है। अरे क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो बीच में? पुलिस की गोली किसने बोला आपको आप बीच में बोलेंगे? भाई प्रतीक जी इनका माइक डाउन करिए। इनका माइक डालिए, ये बोलने नहीं देना। मैं किसी के बीच में ये देश की आवाज को आप चुप नहीं करा सकते। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। पुलिस में भी हमारा बेटा था, पुलिस सो नहीं रही थी, पुलिस को हटने का आदेश आपने दिया था कि जाने दीजिए इनको। आपने कैसे कह दिया कि आपने जाने का आदेश दिया? पुष्पेंद्र जी आपने कहा ये बात, आप पुलिस वहां सो रही थी। भाई ये इनकी टैक्टिस होती है कि जो इनके खिलाफ बोले उसके बीच में कूद पड़ो, हिंसा कराओ। दोनों को रोकता हूं। मैं पुष्पेंद्र जी, मैं जानना चाहता हूं, ये जो आपकी थ्योरी है, जिस थ्योरी पे आप बता रहे हैं, उस थ्योरी को उसके पीछे लॉजिक, और दूसरी चीज ये कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? गोली मारी जानी चाहिए, तो गोली चलाई जानी चाहिए थी? मैं एक बात ये कह रहा हूं बहुत गंभीरता से, किले के अंदर चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद आदमी घुसने की सवाल ही नहीं उठता अगर उसका गेट ना खोला जाए। मैं आपको प्रतीक जी शो के बाद एक वीडियो भेज दूंगा। इतनी आसानी से गेट खुल रहे हैं जैसे कंपनी बाग का गेट खुलता है, और लोग वहां चले जाते हैं, और 1,500 आदमी जाके सेल्फी सब काम कर रहा है वहां पर, और आप जो है कुछ नहीं करने का आदेश देते हैं। ये आपने आंदोलन को बदनाम करने का काम किया था। इसी तरीके से आपने भेज करके यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में हिंसा कराने का काम किया, इसी तरीके से आपने सिंधु बॉर्डर पे किया। आपका एक ट्रेंड है कि जो आंदोलन आपके खिलाफ जाए और उसमें हिंसा फैलाइए, उसको पाकिस्तानी, खालिस्तानी और तरह तरह के टुकड़े गैंग नाम देकर के बदनाम कोशिश किया जाए। ये देश का किसान है जो आपको 2 सीटों से 300 सीटों पे ले गया है। 300 से 2 सीटों आने में भी जो है ज्यादा समय नहीं लगने वाला। सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए कि लाल किले में उस दिन 26 तारीख को जिस दिन हाई अलर्ट होता कैसे चली गई, ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। जी ऑफ कोर्स प्रोफेसर। ये सोती हुई पुलिस थी, उसके लिए तलवार भाले सिंगू बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से लेके किस लिए चले थे, और वो सोती हुई पुलिस को मार दिया इन्होंने, जिसमें 394 पुलिस वाले। आप छोड़िए,
छोड़िए आप, कैसे छोड़ दें? छोड़िए आप, कैसे छोड़ दें? आपने आदेश दिया, सोती हुई पुलिस को आपने मारा ऐसे तुमने। आदेश दिए, सोती हुई पुलिस को मारा तुमने। आपने आदेश दिए सोती पुलिस हुई को, पुलिस को मारा तुमने। आपने पुलिस को आदेश दिए, जब आपने गेट खोल पुलिस दिए को थे, आदेश तो पुलिस दिए, वालों को मारा क्यों? जब गेट खोल दिए थे, तो पुलिस वालों को मारा क्यों? आपने आदेश दिए, जब गेट खोल दिए आपने थे, आदेश पुलिस ने दिए, कुछ किया नहीं। सोती हुई पुलिस आपने को गेट क्यों खोल मारा? करके जानबूझ सोती हुई करके पुलिस को, आपने सोती तो हुई लाल पुलिस किले वालों का को क्यों मानवर्धन मारा? करा दिया। जी, मैं दोनों को रोकता हूं, किले का मानवर्धन कराया मैं है, दोनों को रोकता हूं, और देश देख रहा है। मैं दोनों को रोकता हूं। मैं एक सवाल चौधरी साहब आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चौधरी साहब ऐसा फेडरेशंस के जो सिख फेडरेशन है उसकी तरफ से नहीं था, या कुछ संगठनों के जो अतिवादी संगठन हैं उनका तरफ से ये नहीं था कि अगर वहां पे झंडा फहराएंगे तो इतने डॉलर्स हैं, इंडिया गेट पर तो इतने डॉलर हैं? क्या इस तरह के कुछ बातें थी या नहीं थी? आप मुझे बताइए। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं, अगर कोई डॉलर दे करके इस देश में कुछ भी करा सकता है तो हमारे 5-6 लाख करोड़ रुपए जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हम खर्च करते हैं, अरे वो चाक चौबंद होते अगर आप उनको आदेश दे देते। किले के दरवाजे खोले बगैर किसी हालत में सेनाएं उसमें एंटर नहीं कर पाती। लाठी डंडे लेकर के आदमी अंदर चला गया आराम से, कंपनी बाग समझाया क्या, लाल किला है उसका नाम, वो हंस रहा है आज आपके ऊपर कि मेरा भी मानवर्धन करा दिया। राजनीतिक कारणों से आंदोलन को बर्बाद करने के लिए लाल किले की प्रतिष्ठा का भी आपने ध्यान नहीं रखा। आपने अपने आदमी भेज करके वहां झंडारोहण कराया है ताकि आंदोलन बदनाम हो। मुश्किल ये है, लेकिन पासा आप पलट चुका है, समझ लीजिए आप। नहीं, ठीक है, आप लीडर हैं, आप कृषि विशेषज्ञ हैं, आप कह सकते हैं। जी प्रोफेसर मैं आ रहा हूं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसका डर था, जिसको कि मैं बार बार डिबेट्स में कह रहा था कि आप एलिनेट मत करिए, सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि एलिनेट मत करिए, अलग थलग मत छोड़िए, दिक्कतें होंगी। और अब जहां पे हम खड़े हैं, जिस असमंजस की स्थिति में, वहां पे बेहद गलत मैसेजेस जा रहे हैं, और ये मैसेजेस ऐसे हैं जिसके कि पूरा जो आप आंदोलन की बात कर रहे थे वो तो छोड़िए, एक हिंसा का एक दौर जो है जिसको देखा है इस देश ने और प्रदेश ने, वो बहुत मुश्किल के हालात में जा सकता है, और इसे बहुत 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 चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए, और इसे बहुत सेंसिटिव इशू है। और कल जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर का बयान था, बहुत काबिल तारीफ बयान है जो उन्होंने कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला है, बहुत तारीफ की जानी चाहिए उसकी, जो उन्होंने कल बात कही। मैं विजय सरदाना जी आपके पास आता हूं। अब सवाल यह है कि आगे करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है? प्रतीक जी, 50 मिनट देश के और चर्चा के वेस्ट करने के बाद आप रास्ता ढूंढ रहे हैं। पहला सवाल तो यही होना चाहिए था। मैं तो पहला सवाल यही था, मैंने तो पहला ही सवाल ये किया कि पीछे छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या है कि ये राजनीति के रास्ते ऐसे हैं कि वो वापों में घूम जाते हैं। इस देश का दुर्भाग्य यही है कि जब आप रास्ते ढूंढने जाते हैं तो लोग उस पर कांटे बिछाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, खड्डे खोदते हैं। समस्या ये हो गई है इस देश की, जो आपके प्रोग्राम में हुआ। मेरा ये एक ही बात कहना है, रास्ता बहुत सिंपल है। हमारे जितने भी लोग ये कहते हैं कानून काले हैं, करीब ये तो बता दें वो लाइन कौन सी खराब है। ये तो कोई नहीं बता रहा। चलिए, सरकार को नहीं बताते, जो लोग कहते हैं किसान सही कह रहे हैं, कम से कम किसानों ने उनको तो बताया होगा कि कानून में क्या क्या कमियां हैं। कम से कम वो सारी पार्टियां जनता के सामने बता दे कि साहब ये सेक्शन नंबर 5 में ये कमी है, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक चीज बताता हूं सदान साहब, मैं रोक रहा हूं। अगर कोई बातचीत है तो आपसे तो मैं सीधे बोल सकता हूं। जैसे सीएए के जमाने में ये कहा गया जब आंदोलन चल रहा था, और चौधरी साहब सुनिएंगे, चौधरी साहब आप मुखातिब हो, कि कहा गया कि अरे भाई मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि कहां निकाला गया और कौन निकाले गए। और ये कहा गया इस आंदोलन के साथ, और उपाध्याय जी, डॉक्टर उपाध्याय, ये कहा गया इस आंदोलन की शुरुआत में कि जमीनें हड़प ली जाएंगी। मैं जानना चाहता हूं ये कानून जमीन पे था या कृषि की उपज पे था? और ये बात खाम-खा क्यों ऐसे ये फैक्टर बार बार ये कहा गया। पहले मौका पुष्प उनका है, विजय सरदाना जी का। विजय सरदाना जी, देखिए, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं प्रतीक जी, किसी के पास ये तथ्य नहीं है कि कानून में कमी क्या है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस पूरे कानून में एक ही इंसान को नुकसान है, वो है बिचौलिया। क्योंकि कानून में साफ लिखा है कि आप बगैर कमीशन के भी व्यापार कर सकते हैं, और पूरे कानून में किसी का नुकसान नहीं है। लेकिन भटकाया गया, क्योंकि इसलिए भटकाया गया कि अगर मैं बाजार में जाऊंगा ये कहने की कि साहब मेरा कमीशन मारा जाता है,
तो जनता सपोर्ट नहीं करेगी। आपको किसानों को भड़काना था। आज भी ये कह रहे हैं जमीनें चली जाएंगी। एक आदमी तो ये बता दे लिखा कहां है। सुप्रीम कोर्ट में गए, साहब एमएसपी खत्म हो जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा, कहां लिखा एमएसपी खत्म हो जाएगा? अब सवाल वही आ रहा है कि अगर आप इनसे तथ्य पूछते हो तो ये गोलपोस्ट शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ये कहेंगे आप कानून ये क्यों नहीं ले आते, वो। अरे जब भाई पानी का कानून बन रहा है तो बिजली कहां से आ जाएगी उसमें? जब बिजली का कानून बन रहा है तो उसमें सड़क कैसे आ जाएगी? नहीं, सड़क भी इसमें डालो, बिजली भी इसमें डालो। ऐसे कानून बनते हैं। इन्होंने ना कानून पढ़ा, ना संविधान पढ़ा, ना इन्होंने कभी व्यापार को समझा, ना इन्होंने ये देखा कि काम दुनिया में कैसे होता है। सिर्फ एक राजनीति है। अब उसका कारण अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ इस देश में प्रतीक जी, जितने लोग सरकार विरोधी ज्ञानी थे सरदाना उनको जी, एक मंच मिल गया। अरे महाज्ञानी सरदाना जी, भाटी साहब यू कैन रिस्पॉन्ड नाउ। भाटी साहब यू कैन रिस्पॉन्ड नाउ। मैं आ रहा हूं उपाध्याय जी, आ रहा हूं। भाटी साहब को पहले मौका देंगे। यही बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं कोई पढ़ा लिखा नहीं। उपाध्याय जी समझते हैं देश का उपाध्याय जी, देश का उपाध्याय जी कोई नहीं कोई वाली बात नहीं। आंदोलन कर रहा है वो अनपढ़ है। नहीं बिल्कुल अनपढ़ नहीं है। अरे कोई अनपढ़ नहीं है। कानून ही सिर्फ बनाया है सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए। एक ही लाइन है, सिर्फ व्यापारी, सिर्फ व्यापारी, सिर्फ व्यापारी। अरे आप लाइन बता दो 8 पेज में एक जगह। उपाध्याय जी सारी ऑडियो डाउन। उपाध्याय जी नाउ यू प्लीज लिसन। उपाध्याय जी नाउ यू प्लीज लिसन। सरदाना साहब ने कहा उपाध्याय जी ये काला कानून है, आपके पास मौका दूंगा। मैं आ रहा हूं आपके पास। आपको बताना है ये काला कानून कहां पे है, किस लाइन पे है। नाउ भाटी जी पहले रिस्पॉन्ड करेंगे, भाटी जी, उसके बाद उपाध्याय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देन आरपी सिंह साहब जी। ब्रेक मैंने डाउन कर दिया, ब्रेक में नहीं ले रहा हूं अब जी। भाटी साहब जल्दी। मैं माननीय सरदाना जी से एक तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप कितने बड़े विद्वान हो, कितने बड़े विशेषज्ञ हो, कृपया इस देश के किसानों को मूर्ख मत समझिए और उन्हें अनपढ़ गवार मत समझिए। किसान भी काफी पढ़ गए हैं। मैं सवाल का जवाब ही दे रहा हूं। सुन तो लें आप नेताओं की तरह मत चिल्लाइए। आप सुन लो। अरे विशेषज्ञ जी सुन लो। लाइन कौन सी खराब है ये बता दीजिए बस। कृषि विशेषज्ञ बन के आप बैठे हो, आपने पढ़ा है कानून? आप कहते हो आप किसी एक भी किसान से मिले हो? आप पहले मुझे ये बताइए कि अगर इसमें कमी नहीं। अरे सुन तो लो महाराज, आपको खुली चुनौती है। अरे सुन तो लीजिए, आप सुनेंगे तभी तो चुनौती होगी। अरे बोलो ना। अरे बीजेपी की भक्ति में इतने मत अंधे हो, सुन लो यार। सरदाना जी सुन लो कृपया। 4 लाख किसान मरवा दिए आपने सुसाइड में, और आप चाहते हो वही कानून रहे? 4 लाख किसानों ने सुसाइड किया आप लोगों के पुराने कानून में, और आप चाहते हो वही रहे इस देश में? शर्म नहीं आती? भाटी जी आप प्लीज रिस्पॉन्ड। भाटी जी प्लीज रिस्पॉन्ड। कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ भाटी जी बोलेंगे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, ये सरदाना जी भी नेताओं की तरह चिल्ला रहे हैं, काहे के भाटी जी बोलिए। सरदाना जी पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब इस कानून में कोई कमी नहीं है तो सरकार 16 संशोधन करने को तैयार क्यों होगी? अगर कानून में कोई कमी नहीं है, 16 कमियां तो सरकार भी मान रही है। दूसरी बात मैं एक ही वाक्य में पूछ लेता हूं सरदाना जी से, और इसका जवाब दे दें। अरे सुन लो पहले यार, बोलो। एक ये जवाब दे दें मुझे आप, जो सरकार ने खाद्य पदार्थों के भंडारण की लिमिट हटाई है उससे किस गरीब को फायदा होगा सिवाय पूंजीपति के, सिवाय व्यापारी को, सिवाय दलालों के, भाटी जी की ऑडियो डाउन। भाटी जी की ऑडियो डाउन। भाटी जी की ऑडियो डाउन। सरदाना जी विल रिस्पॉन्ड। सरदाना जी जो लिमिट हटाई है वो सिर्फ 2 लोगों के लिए हटाई है, फूड प्रोसेसिंग कंपनी और फूड एक्सपोर्टर के लिए, और वो लिमिट सिर्फ उतनी हटाई है जितनी उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और किसी के लिए लिमिट नहीं हटाई है। ये कानून साफ कहता है कि ये क्लॉज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में इंसर्ट किया जा रहा है, डिलेक्ट कुछ नहीं किया जा रहा है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, कानून को दोबारा पढ़िए। मैं भी वकील हूं, आप जहां चाहे चर्चा कर सकते हैं। राइट। मैं आ रहा हूं, वसी जी आ रहा हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता देन आरपी सिंह साहब जी। कांग्रेस के प्रवक्ता बताइए, काला कहां कानून है, कौन सी लाइन पे आपको आपत्ति है, बताइए। पहले बताइए। ये कानून ही काला है, इसमें तो किसानों के हित की बात ही नहीं है। 8 पेज का जो पहला कानून है, बड़ा लंबा चौड़ा हिंदी, इसका पढ़िएगा तो किसान भी ना समझ पाए जो किसानों की बात करता है ये कानून। उस कानून में एक जगह सिर्फ फार्मर का याद,
एक जगह किसान शब्द है। अरे सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, आपके इतना ज्ञानी मैं नहीं हूं, लेकिन मैं भी डॉक्टरेट हूं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, 5वीं किताब लिखी है मैंने। सुन लीजिए जरा, जहां तक किसान के लिए जो कानून बनाया, हर जगह सिर्फ किसान, उनके उपज पर नजर है, उसकी ट्रेड की बात की जा रही है। इसीलिए देश का अनभिज्ञ किसान बेचारा तो क्या होना चाहिए सड़कों पर है। पढ़े लिखे विद्वान तो और पूंजीपतियों के दलाल लोग उन देखिए ये शब्द बार बार आप बोल रहे हैं। देखिए मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन आप ये बताएं ये बार बार ये शब्द क्यों? सरकार कहती है इस कानून से दलाल शब्द हटेगा, दलाल हटेंगे, बिचौलिए खत्म होंगे, और आप बार बार हटेगा एक ही। अरे यही अभी तो सरदाना जी ने ही कहा कि 2 दलालों को स्टोर का मौका दे दिया है, पूरा 2 दलाल पूरा स्टोर करेंगे। गलत बात है, गलत इंटरप्रिटेशन है, गलत इंटरप्रिटेशन है, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। सदाना साहब प्लीज रिस्पॉन्ड। सदाना साहब मैं आ रहा हूं, चौधरी साहब किसके लिए? सदाना साहब प्लीज क्लियर, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। स्टोर करेगा किसानों के लिए स्टोर होगा, गरीबों के लिए होगा, या बड़े बड़े सीलों में होगा? ऑडियो डाउन करे मैं जवाब देता हूं। उपाध्याय जी का ऑडियो डाउन प्लीज रिस्पॉन्ड सर प्लीज रिस्पॉन्ड। सदाना जी, अभी भाटी साहब ने एक लाइन कही थी कि हिंदुस्तान के किसान ने इस कानून को पढ़ा है और वो समझ गया है। उपाध्याय साहब कह रहे थे कि ये कानून इतना लंबा है, किसान कैसे पढ़ेगा, कैसे समझेगा। हकीकत ये है कि इनमें से किसी ने नहीं पढ़ा है और ये सिर्फ मिसलीड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। मैं आज भी इनको चुनौती देता हूं, किसी भी फोरम पे लाइन बाय लाइन कहीं पे भी मेरे साथ चर्चा कर ले, मैं इनके सारे सवालों के जवाब देता हूं। अरे बताइए, आपसे विशेषज्ञ साहब, मैं सिर्फ एक लाइन पूछना चाह रहा हूं। तीनों कानून को हिंदी में आप बता दीजिए। अभी हिंदी में तीनों कानून का नाम सर बता दीजिए, छोड़िए बाकी चीज। हिंदी में तीनों कानून का नाम आप बता दीजिए। मैं आपसे बस तीनों कानून का नाम अक्षरतः हिंदी में बताइए, जो कानून है बताइए। आप बड़े ज्ञानी हैं। ऐसा है, कानून को रटने की जरूरत नहीं होती भाई साहब। बताइए। नहीं इधर उधर नहीं, दाएं बाएं नहीं, दाएं बाएं नहीं, तीनों कानून को फिर बात। अरे कानून का अक्षरता बताइए, अक्षरता कानून बताइए। तीनों कानून का हेडिंग बता दीजिए। हेडिंग तो आ नहीं रही है, रोज आप विशेषज्ञ बने पड़े हैं। जो कानून सरकार बनाई वो नहीं बता पाएगी। भाजपा के प्रवक्ता यहाँ हिंदी में उस कानून, तीनों कानून का नाम बता दे, नहीं बता पाएंगे। बता रहा हूं ना आपको, दूसरे की बात करते हैं। अब सुनिए, बोलिए फिर आप भाई, इसमें कोई वेस्ट करने का टाइम वेस्ट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देख लिया। सदाना जी बता दीजिए इनको किताब। आप क्या बात कर रहे हैं? आप अरे क्या बताएंगे आप तो नो ऑडियो डाउन, सारी ऑडियो डाउन। उपाध्याय जी एक बात सुनिए, आप है प्रोफेसर और इस पैनल में लगभग 2 लोग तो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अच्छा टीचर, अच्छा प्रोफेसर वो जो क्लास में पढ़ के जाए और क्लास में किताब टेक्स्ट बुक लेके जाए। अच्छा टीचर वो होता है ना। आपने सवाल पूछा, उनको जवाब देने का पूरा मौका है। सरदाना जी सर, हाँ बिल्कुल ठीक है। आरपी सिंह साहब, आई एग्री। अगर पेपर लेके आया तो मैं भी पेपर लेके बैठता हूं, मैं भी रिसर्च टीम है, मेरी भी लोग देते हैं। सरदाना जी, कृषि सुधार कानून है मेरे हिसाब से, कृषि में सुधार के कानून बनाए 3, और इसको आप जितना लपेटना चाहें लपेटते रहिए। अवस्थी जी एंड देन आरपी सिंह साहब। अवस्थी जी। प्रतीक जी, बड़ी साफ सी बात यह है कि बहुत बार हम देखते थे कि आलू की उपज बहुत ज्यादा हुई है, किसानों ने सड़कों पर आलू बिखेर दी। चौधरी साहब इसका सबसे ज्यादा, चौधरी साहब इसका जवाब सबसे अच्छा दे सकते हैं। किसानों ने सड़क पर टमाटर फेंक दिए हैं क्योंकि उनकी बिक नहीं रही, 2 रुपए किलो भी नहीं बिक रहे। अगर जिसने कैचअप बनाना है, जिसने वेफर्स बनाना है, जो ऑलरेडी पंजाब में ऑलरेडी पेप्सी को दिया गया है, नेस्ले को दिया गया है, और अब से नहीं बहुत सालों से दिया गया है, वही उद्योगपति ही हैं। वही उद्योगपति आलू को खरीदते हैं, वही उद्योगपति टमाटर को खरीद करके आगे बेचेंगे। इससे किसान का फायदा होगा, नुकसान होगा, या सड़क पर फेंकने से होगा? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बड़ी साफ सी बात है, जहां यहाँ पे कहा गया अमेंडमेंट्स अगर किए गए तो उसमें कमी थी। अमेंडमेंट कमी की वजह से नहीं होते। आपने एक आशंका जताई, आपने कहा कि ये आशंका, अभी अमेंडमेंट तो हुए भी नहीं है, उसके लिए कहा गया कि अमेंडमेंट कर दिए जाएंगे। सिंह साहब, आरपी सिंह साहब प्लीज रिस्पॉन्ड। आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, किसानी की होते ना तो आपको समझ में आती उनका दर्द, कैसे हाड़ के बेच करके वो अन्न उपजाते हैं।
पेट काटकर देश का पेट पालते हैं। राइट उसके सर, जवान सिंह साहब प्लीज रिस्पॉन्ड, अपनी सिंह जान साहब देते हैं। सारी ऑडियो डाउन, सिंह साहब प्लीज रिस्पॉन्ड। उपाध्याय साहब प्रोफेसर हैं, आइए मैं आपको अपने खेत ले चलूंगा, शाहजहांपुर यूपी में मेरे खेत है, ले चलूंगा, आपको बता दूंगा किसानी किसे कहते हैं और खेती किसे कहते हैं। दूसरी बात, इस बिल को सबसे ज्यादा किसी ने पढ़ा है तो राकेश टिकैत साहब ने पढ़ा है, और उसकी तारीफ भी भूरी अच्छी तारीफ करी है। राकेश टिकैत साहब का लाइन वाइज बयान है, कानून के एक उसके हिसाब से बयान है। दूसरी बात, ये 16 संशोधन का झूठ क्यों बोला जा रहा है? कहीं कोई संशोधन की बात नहीं है, अभी तो चर्चा ही नहीं हुई इस बिलों पर। हम तो कह रहे हैं आओ चर्चा करो, चर्चा ही नहीं कर रहे, उस पर चर्चा करने की बात तो चौधरी साहब। और एक मिनट सर, मैं बड़ी देर बाद मेरे को नंबर मिला, बोला नहीं किसी ने। और यही सब कानून कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2017 में अपने यहाँ लागू किए हैं। हमने उसको सुधार किया, उन्होंने किया अंबानी के पक्ष में, हमने किया किसान के पक्ष में। अंबानी के साथ गिड़गिड़ाते हुए पैर एड़ियां रगड़ते हुए फोटो दिखा दूंगा मैं कैप्टन साहब की, उनकी हमने वो बिलों में सुधार, उस पर डिस्कशन नहीं है। लेकिन आज वक्त की, मैं चौधरी साहब आपको पुष्पेंद्र जी मैं आपके पास ही आना चाहता था, लेकिन वक्त की कमी, आज अभी सिर्फ इतना, फिर मिलेंगे, बने रहिए हमारे साथ। News 18 India